वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी साइक्लोट्रॉन की और उसके गणितीय विश्लेषण को भी हमने समझा था, जिसके अंतर्गत हमने विभिन्न भौतिक राशियों को भी देखा था। आज अपने बात करने वाले हैं धारावाही चालक तार पर आरोपित चुंबकीय बल की गणना। इससे पहले हम क्या समझ चुके हैं कि अपने पास यदि एक चुंबकीय क्षेत्र हो, सपोज दैट इस प्रकार से यहाँ पे अपने पास चुंबकीय क्षेत्र है एक निश्चित डायरेक्शन में। इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि मैं एक आवेश Q को रख देता हूँ और इसको गति करवाता हूँ, तो हम ये जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में जब एकल आवेश कोई भी आवेश Q गति करता है तो Q आवेश की गति के कारण उस आवेश पे बल कितना लगता है, Q V B साइन थीटा, इतना बल लगता है। ये तो सिंपल है, Q आवेश गति कर रहा है। यदि मैं ऐसा बोल देता कि भाई अपने पास एक धारावाही चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है निश्चित डायरेक्शन में, तो इसमें तो बहुत सारे आवेश होंगे। तो इन सारे आवेशों पर अर्थात धारावाही चालक तार पे कितना बल लगेगा उसको अपने ज्ञात करने वाले हैं। Q आवेश पे तो बल अपने जानते हैं कि कितना आवेश लगते हैं, कितना बल लगता है, बल लगता है QVB साइन थीटा। लेकिन आज अपने क्या समझने वाले हैं कि यहाँ पे आप यूँ मान लो कि एक प्रकार से आवेशों का ग्रुप है। ग्रुप का मतलब धारावाही चालक तार है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, तो इस आवेशों के ग्रुप पे यानी कि धारावाही चालक तार पे चुंबकीय बल कितना लगेगा उसकी आज अपने बात करने वाले हैं। जबकि आवेश है वो एक निश्चित डायरेक्शन में गति करेगा, और जब भी कोई भी आवेश निश्चित डायरेक्शन में गति करता है तो उसके लिए जो वेग होता है वो अपवहन वेग Vd बन जाता है। तो यदि अपने यहाँ पे वेग की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, तो अपने उसके वेग को अपवहन वेग Vd से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 5 में हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक निश्चित डायरेक्शन में गति करना शुरू करते हैं तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग होता है वो अपवहन वेग कहलाता है। यानी कि आवेश निश्चित दिशा में गति करेगा तो उसका वेग है वो क्या बन जाएगा, अपवहन वेग बन जाएगा, और आवेश के इसी अपवहन वेग के कारण ही करंट फ्लो होता है। ओके, तो इसके लिए अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास एक चुंबकीय क्षेत्र होगा निश्चित दिशा में। ये हो गया B वेक्टर। ओके, इसके अंदर हमने क्या किया, धारावाही चालक तार को रख दिया। ये एक धारावाही चालक तार है। ठीक है, इस धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों I, और इस दिशा में I धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार का मैंने नाम दे दिया P और Q, और चालक तार की लंबाई मान ली मैंने कितनी, स्मॉल l। ये जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक निश्चित कोण पे झुका हुआ है। ये चालक तार की लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण बन जाएगा। बच्चों ये जो कोण है वो L और B के बीच में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और L की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा धारा की दिशा में मानी जाएगी, ये भी आप ध्यान रखोगे। तो यहाँ I की जो L की डायरेक्शन बनेगी वो किसकी दिशा में बनेगी, I की दिशा में, अर्थात I और L की दिशा हमेशा एक ही दिशा में ली जाती है। और थीटा एंगल किस किसके बीच का होगा, L और B के बीच में थीटा एंगल माना जाएगा। ये सिंपल से अपने पास स्ट्रक्चर हो गया एक। अब हमें करना क्या है, हमें इस धारावाही चालक तार पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि कितना चुंबकीय बल ज्ञात करना है कि कितना चुंबकीय बल लगेगा। ऐसा हम जानते हैं चूंकि स्मॉल q आवेश पर आरोपित चुंबकीय बल, ये अपने जानते हैं, F बराबर क्या बन जाएगा, QVB साइन थीटा। ओके, लेकिन आवेश यदि एक निश्चित दिशा में गति करेगा तो V को अपने किस से रिप्रेजेंट करेंगे, VD से रिप्रेजेंट करेंगे। तो F बराबर बन जाएगा QVD B साइन थीटा, और VD यहाँ पे क्या होगा, अपवहन वेग होगा। आवेश Q यदि है इसके अंदर तब तो इसके ऊपर इतना बल लगेगा, लेकिन यहाँ पे आवेश का मान पता नहीं कितना है। एक धारावाही चालक तार है, उसमें तो बहुत सारा आवेश प्रवाहित होता रहेगा। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि इसके अंदर आवेश कितना है, कुल आवेश कितना है, तो उतने ही आवेश पे अपने बल ज्ञात कर पाएंगे। मान लो इसमें
5 कूलाम आवेश है तो Q के स्थान पर अपने लिख देंगे 5 कूलाम, यानी कि 5 कूलाम आवेश पर आरोपित बल, तो 5 VdB साइन थीटा बन जाएगा। पता चला कि इसमें 15 कूलाम आवेश है तो लिख देंगे 15 VdB साइन थीटा, यानी कि Q का मान 15। कुल मिलाकर के अपना क्वेश्चन अब ये बन चुका है कि हमें इस Q का मान ज्ञात करना है, अर्थात इस चालक तार में कुल आवेश कितना है वो हमें पहले ज्ञात करना है। तो आवेश ज्ञात करना अपना मेजर प्रॉब्लम हो चुका है। आवेश की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, बल का मान निकल के आ जाएगा। तो आवेश कैसे ज्ञात करोगे? माना एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। इसका आयतन कितना होगा? लंबाई l है। इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, यानी कि इसकी निश्चित मोटाई है तार की, ये निश्चित मोटाई आपको दिखाई देगी, इसको मान लो बच्चों स्मॉल a। इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है। इसका यही तार समझ लो आप एक प्रकार से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a है, लंबाई इसकी l है, तो इसका कुल आयतन कितना बनेगा? क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि a इंटू l, ये इसका कुल वॉल्यूम बनेगा। कितना वॉल्यूम बनेगा? आयतन कितना बनेगा? a इंटू l। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने मान लिया n है, तो इसके कुल आयतन में हमें इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने बन जाएंगे? a इंटू l आयतन है इसका, तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल आयतन, अब कुल आयतन है कितना? a इंटू l है, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एकांक में n है तो a इंटू एल में कितनी हो जाएगी? n इंटू a इंटू एल हो जाएगा। ये बच्चों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आई है। हमें ज्ञात क्या करना है? आवेश। हमें ये बता दिया गया कि इस छड़ के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, तो बता सकते हो छड़ का कुल आवेश कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर -19 होता है। इसको अपने स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल e से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश स्मॉल e है, तो 20 इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना बन जाएगा? 20e बन जाएगा। पता चला कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 है, तो कुल आवेश कितना हो गया? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e होगा, तो 50 इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना बन जाएगा? 50e बन जाएगा। लेकिन हमें तो वास्तव में पता ये चल चुका है कि कुल इलेक्ट्रॉन NaL हैं। कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? NaL इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कुल आवेश कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E। इसका मान फिक्स है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, और कुल इलेक्ट्रॉन हैं कितने? NaL। NaL इलेक्ट्रॉनों का आवेश बच्चों कितना हो जाएगा? NaL इंटू E। समीकरण नंबर 2। कुल आवेश हमें देखना था। कुल आवेश बच्चों यहाँ पे निकल के आ चुका है, जिसको हमने Q बोला था। तो पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉन इतने थे और इतने इलेक्ट्रॉनों में कुल आवेश कितना बन गया? NaLe बन गया। तो ये कुल आवेश आ चुका है, यानी कि इस छड़ के पास जो कुल आवेश होगा वो Q होगा, जिसका मान NaLe होगा, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अतः कुल बल F इज इक्वल, Q के स्थान पे क्या लिखोगे? NaLe, साथ में है बच्चों Vd, साथ में है B साइन थीटा। इतना काम हो गया। लेसन नंबर 5 के ऊपर चलिए। लेसन नंबर 5 में आपने एक समीकरण देखा था कि I बराबर होता है NeAVd, अर्थात अपवहन वेग और धारा के मध्य संबंध था। I बराबर क्या था? NeAVd था। तो आपको जहाँ भी NeAVd दिखाई दे रहा है उसके स्थान पे आप क्या लिख पाओगे? I लिख पाओगे। तो ये हो जाएगा NeAVd। इसको यदि मैं अरेंज कर दूँ एक बार के लिए, NeAVd, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। शेष राशि क्या बचेगी? एक तो बच गया बच्चों L, एक बच गया B, साथ में बचा साइन थीटा। इसके स्थान पे क्या लिख पाओगे? I लिख पाओगे। तो ILB साइन थीटा समीकरण नंबर 3, दैट्स योर फाइनल आंसर। अर्थात धारावाही चालक तार पे जो चुंबकीय बल लगेगा उसका मान ILB साइन थीटा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट। यदि चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश Q गति करता है
तो उस पर चुंबकीय बल क्यू वी बी साइन थीटा लगता है क्यू आवेश पे। लेकिन यदि पूरे चालक तार की बात कर ली जाए, इसमें धारा प्रवाहित होती है, तो बच्चों उसके ऊपर बल लगता है आई एल बी साइन थीटा। ये चीज़ आप कंठस्थ याद रखोगे। जब धारावाही चालक तार होगा तो बल आई एल बी साइन थीटा होगा, और एकल आवेश यदि गति करता है उस पे बल लगता है वो क्यू वी बी साइन थीटा होता है। ये तो इसका परिमाण आ गया। अपने इसको सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में इसको आप बच्चों कैसे लिखोगे? सदिश रूप में, जैसा कि आप जानते हो साइन थीटा वो क्रॉस में कन्वर्ट होगा, और क्रॉस किसके के बीच में आएगा? क्रॉस उन दो भौतिक राशियों के बीच में आएगा जिनके बीच में एंगल बनता है। एंगल बनता है एल और बी के बीच में, तो ये एल क्रॉस बी बन जाएगा। तो एफ बराबर क्या आ जाता है? आई तो एक अदिश राशि हो तो बाहर हो जाएगा ब्रैकेट से, एल क्रॉस बी। फाइनली ये आपका सदिश रूप निकल के आ जाएगा आई इंटू एल क्रॉस बी, और एल और बी पे आ जाता है वेक्टर। यहाँ पे एल है वो विस्थापन है, सदिश राशि होगा, बी चुंबकीय क्षेत्र है वो भी सदिश राशि होगा, लेकिन आई विद्युत धारा है जो कि एक अदिश राशि होता है। तो बच्चों ये अपने पास बल के लिए परिमाण उसका सदिश रूप निकल के आ चुका है। अब अपने यहाँ से इसकी कुछ विशेष स्थितियों को समझने वाले हैं कि कब बल अधिकतम लगता है, कब न्यूनतम लगता है, कब जीरो लगता है, उसको अपने अभी समझेंगे। तो यहाँ पे जो भी बल आरोपित हो रहा है वो थीटा एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बल का मान आई एल बी साइन थीटा है। तो यदि मैं बात करूं विशेष स्थितियों की, तो पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 0 डिग्री का मतलब ये हो गया कि चालक तार ऐसे था, ऐसे कर दो, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर दो, समांतर या प्रति समांतर कोई से भी कर सकते हो आप, यानी कि एंगल है वो 0 डिग्री बनाना है। तो 0 डिग्री एंगल यदि बनता है तो बच्चों एफ का मान कितना आ जाएगा? साइन 0, साइन 0 का मान 0, तो मान आ जाता है 0। यानी कि जब चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो बल 0 लगेगा। ऐसा हमने आवेश वाले में भी देखा था। आवेश में भी जब 0 और 180 डिग्री एंगल बनता है आवेश की गति और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में, तो भी चुंबकीय बल 0 ही लगता है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही हो रहा है, यहाँ भी आवेश और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा या प्रति समांतर गति करेगा। तो साइन 0 हो चाहे साइन 180 डिग्री हो, समांतर या प्रति समांतर दोनों के लिए साइन 0 या 180 का मान 0 ही होता है, अतः थीटा का मान कितना बन जाता है? 0 बन जाता है। सेकंड कंडीशन बच्चों ये आती है कि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, यानी कि चालक तार को आप परपेंडिकुलर रख दो चुंबकीय क्षेत्र के। उस केस में क्या, जब थीटा का मान कितना हो? 90 डिग्री हो, तो बल का मान बच्चों मैक्सिमम आता है, और ये मैक्सिमम बल कितना बनेगा? साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो बन जाता है बच्चों ये आई एल बी, यानी कि अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र आई एल बी लगेगा धारावाही चालक तार पे, और एकल आवेश पर अधिकतम कितना लगता है? क्यू वी बी लगता है। ओके, तो ये इसकी दो कंडीशन थी कि कब अधिकतम लगेगा, कब न्यूनतम लगेगा, अब 0 लगेगा। ओके, तो न्यूनतम बल कितना लग सकता है? 0 लग सकता है, और अधिकतम बल कितना लग सकता है? आई एल बी लग सकता है। तो बच्चों ये तो बात हो गई धारावाही चालक तार पे लगने वाले बल की परिमाण की। अब अपने बात करते हैं कि ये जो धारावाही चालक तार है इसमें इसके ऊपर चुंबकीय बल लग रहा है, तो चुंबकीय बल की डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी, उसके लिए अपने पास 3 इम्पोर्टेंट रूल होंगे, जिसमें से आपको याद तो तीनों ही रखने हैं, लेकिन यूज में केवल और केवल हर बार एक ही रूल काम में लेना है। वो रूल कौन कौन से होंगे, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए बच्चों अपने दिशा निर्धारण करना है। तो दिशा निर्धारण के लिए अपने पास 3 रूल होंगे। पहला होगा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। दूसरा रूल होगा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। तीसरा हो जाएगा दाहिने हाथ का हथेली का नियम, और इसी नियम को अपने कह सकते हैं चपेट नियम, जिसको हमने 1-2 क्लास पहले समझा था।
तो यहाँ पे 3 रूल होंगे, या तो आपको तीनों ही रखने हैं, लेकिन यूज केवल ये तीसरे वाला लेना है। और यहाँ पे ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, ये तो अपने आवेश की वेग दिशा के लिए होता है। यहाँ पे दूसरा बनेगा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम तो ये है, अंगूठा आवेश की गति को बताए तो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से, वो नियम था अपने फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन निकालते थे। तो अंगुष्ठ नियम तो क्या काम आता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के निर्धारण के लिए। और ये तीनों नियम क्या काम आएंगे? चुंबकीय बल की दिशा के निर्धारण के लिए। चलो इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या है? अपने बाएं हाथ को लीजिए, ये बायां हाथ हो गया। इसमें आपको करना क्या है? ये अंगूठा होगा, ये तर्जनी होगी, और ये बड़ी वाली अंगूठी है वो मध्यमा होगी। यहाँ पे अपने पास 3 अंगुलियाँ हैं। ये कौन सी अंगुली होगी? ये तर्जनी होगी। ये कौन सी होगी? ये मध्यमा होगी। और अंगूठा हो जाएगा। ओके, हमें करना क्या है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत 90 डिग्री पे, एक दूसरे के लंबवत हमें इस प्रकार से फैलाना है कि यदि अंगूठा किसको रिप्रेजेंट करेगा? चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, ये अंगुली धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी, और ये चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा। तो नियम क्या होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा उस धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि मध्यमा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो अंगूठा आरोपित होने वाले चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, जैसे मैं ये मान लूँ कि भाई चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो इस पे चुंबकीय बल किस दिशा में लगेगा? इस नियम के आधार पे ये अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, तो चुंबकीय क्षेत्र बच्चों इस दिशा में है, धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो हमें इस प्रकार से रोटेट करवाना होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ये धारा की दिशा बन जाएगी। तो अंगूठा अंदर की ओर मूव कर रहा है, तो इस चालक तार पे जो चुंबकीय बल लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा, पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर लगने वाला है, वो चुंबकीय बल की दिशा निकल के आती है। ये तो हो गया फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी सेम है, थोड़ा सा चेंज होगा। चेंज क्या होगा? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या बन जाता है कि जो बाएं हाथ में ये जो कंपोनेंट थे ना, वो एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। ये दोनों अंगुलियां वो सेम होंगी, और दोनों ही केस में, दोनों ही नियम में ये दोनों अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ही प्रदर्शित करेंगी। ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के रिवर्स हो जाते हैं। तो जहाँ बाएं हाथ में ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो दाएं हाथ में ये धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा कौन? अंगूठा। तो दायां हाथ का नियम क्या बन जाता है? दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि अपने इन तीनों को एक दूसरे के लंबवत फैलाएं तथा अंगूठा धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो मध्यमा आरोपित चुंबकीय बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो चुंबकीय बल इसके आधार पे निकलेगा। चलो अभी हमने क्या लिया था? चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, धारा ऊपर की ओर है, तो बल कहाँ लगेगा? इस नियम के आधार पे में देख लेते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र में फिक्स है, इधर सेट हो गया। ये धारा की दिशा को बताएगा, जो कि ऊपर की ओर धारा के सामने मानी थी, तो चुंबकीय बल अंदर की ओर लगेगा। पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग भी अंदर की ओर ही आ रहा था, अब भी ये अंदर की ओर ही आने वाला है। तो कहने का मतलब हाथ चेंज होते ही इसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, और ये केवल और केवल फिक्स रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र में। अब अपने मोस्टली बात ये होगी कि दाहिने हाथ का हथेली का नियम या चपेट नियम क्या है। एवरी टाइम आप इसको यूज में लोगे, हालांकि याद तीनों को ही रखना, इन तीनों में से भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, और इस बार भी पूछा गया था। तो दाहिने हाथ का हथेली का नियम क्या है? हथेली का नियम ये दाहिना हाथ हो गया, जैसे कि मैंने कल भी पिछली बार भी बात की थी। ये धारा की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र। आप लोगों ने एक बात नोट कर ली होगी, ये जो अंगुली है वो तीनों ही नियम में चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। इसमें भी और इस नियम में भी ये हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। कौन? तर्जनी। अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, तो चपेट की दिशा में चुंबकीय बल लगेगा। जिस प्रकार से आप चपेट लगाते हो उस दिशा में चुंबकीय बल लगेगा। देखें कैसे कि भाई ये कौन, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये कौन? धारा की दिशा। तो चपेट इधर लगेगी, तो चुंबकीय बल है वो अंदर की ओर आने वाला है। कुल मिलाकर के आप याद रखोगे ये नियम
कि धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र और चपेट नियम। और ये नियम आपको याद है ना बच्चों, तो ये नियम आपको बिल्कुल से याद हो जाएगा। सेम है, विद्युत क्षेत्र धारा की दिशा, इसमें भी धारा की दिशा ही है। चुंबकीय क्षेत्र, इस नियम में भी चुंबकीय क्षेत्र यही होगा। इधर चुंबकीय बल और इस नियम हथेली वाले नियम में ये चुंबकीय बल। ओके, सिमिलर है। और बाएं हाथ के नियम में क्या होता है, ये दोनों कंपोनेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। ये तो बन जाता है किसमें और ये किसमें, ये फिक्स रहेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो ये बन जाएगा धारा और ये क्या बन जाएगा, चुंबकीय बल की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो अपने पास ये 3 नियम थे धारावाही चालक तार पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा के लिए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, इस चीज़ को आप याद रखोगे। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।